हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 11 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल एक विषय के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, भूगोल एक विषय के रूप में जो टॉपिक था उसके अंदर हमने पहले भी जो वीडियो शूट किए थे उसके अंदर हमने भूगोल की परिभाषा, भूगोल से संबंध जो अन्य विषय हैं उनके बारे में भी जाना, और इसके साथ भूगोल शब्द का नामकरण किसने किया, भूगोल क्या है, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, मतलब भूगोल के साथ सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है। इससे पहले जो हमारा जो वीडियो था उसमें हमने देखा भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान से संबंध, भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान से संबंध। भूगोल के प्राकृतिक विज्ञान से कैसे संबंध है, इसके बारे में जानने के लिए हमने भूगोल का एवं प्राकृतिक विज्ञान से जो संबंध है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हमारा जो टॉपिक है भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब अपन इसका पहला बिंदु लेते हैं, सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतराप्रस्थ संबंध है। मतलब जो सामाजिक भूगोल है और जो भूगोल है उनके बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। मतलब इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं कि उसको अलग किया नहीं जा सकता। जैसे हम बता रहे हैं बच्चों, शरीर से आत्मा अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हमारे जो भूगोल है उससे सामाजिक विज्ञान अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भूगोल को पढ़ने के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में हमें अध्ययन करना होता है, जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाज विज्ञान। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो भूगोल से इसमें जुड़े हुए होते हैं। इसलिए हम इसको अलग से अध्ययन नहीं कर सकते। इनको अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान को भूगोल के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। अगला बिंदु लेते हैं, प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है। प्रत्येक विषय का क्या होता है, एक दर्शन होता है, मतलब उसकी विशेषता होती है, उसके बारे में उनकी प्रवृत्ति होती है जो उस क्षेत्र की या उस तत्व की जानकारी देता है। जैसे इतिहास है तो कालिक परिवर्तन के बारे में देगा, राजनीतिक विज्ञान है तो राजनीतिक सीमाओं, क्षेत्र और वहां की जो जनसंख्या, राजनीतिक पार्टियां, निर्वाचन प्रवृत्ति, इन सब के बारे में अध्ययन करवाती है। जैसे अर्थशास्त्र है जो कीमतों से जुड़ी हुई है, उपभोग से जुड़ी हुई है, विनिमय से जुड़ी हुई है। तो कोई ना कोई विषय किसी ना किसी विषय से जुड़ा हुआ है और उनकी जानकारी हमें प्रदान करता है, जो उस विषय का मूल आधार होता है, और वो जो तत्व है वो विषय का क्या होता है, मूल आधार। एग्जाम्पल, हमने किसी के पुरानी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अकबर के बारे में हमने पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में। तो किससे जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा है। जैसे हमने किसी राजनीतिक सीमाओं के बारे में पढ़ा तो किससे जुड़ा हुआ है, राजनीतिक ज्ञान से जुड़ा है। यदि हमने उपभोग, विनिमय, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, इन सब से पढ़ा तो किससे संबंध हुआ, अर्थशास्त्र से। यदि हमने जनसंख्या वितरण, जनांकीय ये पढ़ा तो किससे संबंध हुआ, जनसंख्या भूगोल से। मतलब कोई ना कोई विषय होता है जिनका क्या होता है, आधार होता है, और उसी आधार के आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं। ऐतिहासिक घटना हुई तो इतिहास का, जनसंख्या के बारे में हुआ तो जनसंख्या भूगोल हुआ, राजनीतिक सीमाओं, निर्वाचन के बारे में हुआ तो राजनीतिक भूगोल हुआ। अगला बिंदु बच्चों, भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मातृभाषा के रूप में सर्वोत्तर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। और भौगोलिक चिंतन होता है भूगोल के अंदर, भौगोलिक चिंतन जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उसके बारे में पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि भौगोलिक चिंतन हमेशा इतिहास को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, क्योंकि बिना इतिहास से जाने वर्तमान की कल्पना नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के रूप में, आप कभी किसी प्रकार का रिश्ता होता है, अपन पारिवारिक माहौल में अपन चलते हैं, आपको मालूम ही है, आप कभी लड़के या लड़कियों का रिश्ता करते हैं बच्चों,
तो उसमें क्या देखते हैं, उसका इतिहास देखते हैं, उसके बच्चा या बच्ची के पेरेंट्स के दादा कैसे थे, दादी कैसी है, उनके चाचा कैसे हैं, उनके पिताजी कैसे हैं, उनकी मम्मी का, ये सारा इतिहास देखते हैं, फिर उसका रिश्ता तय होता है। तो उसका मतलब हुआ कि हम जब इस परिवार की शादी का चिंतन किया तो उसका पूरा बायोडाटा, ऐतिहासिक घटनाएं हमने पढ़ी। फिर हम बात करते हैं भौगोलिक चीज की, जैसे हिमालय। कौन है? हिमालय बच्चों, हिमालय के बारे में पढ़ा हमने। तो हिमालय के इतिहास में हमने देखा हिमालय की उत्पत्ति का कारण क्या है, हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, हिमालय से पहले इस जगह पर क्या था। ये सारी जो घटनाएं हैं वो किसमें आती है? हिमालय के इतिहास में। तो इसका मतलब हुआ कि भौगोलिक चिंतन करने के लिए ऐतिहासिक घटनाएं या इतिहास के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक होती है। अगला बिंदु, सामाजिक विज्ञान के सभी विषय तथा समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जनाकी सामाजिक यथार्थ का अध्ययन करते हैं। और सामाजिक विज्ञान के जो सभी विषय है वो भूगोल एक यथार्थ मतलब उसके आधार पक्ष का अध्ययन कराते हैं, उनके महत्वपूर्ण पहलू का अध्ययन कराते हैं। जैसे समाजशास्त्र में क्या होता है, राजनीति में क्या होगा, अर्थशास्त्र में क्या होगा, जनाकी में क्या होगा, ये सारे क्या है, उनके मूल आधार हैं और वही आधार उसको किस तरह जोड़े हुए रखते हैं उसके बारे में जानकारी। हम लेते हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र किस तरह सामाजिक गतिविधियों को जोड़कर हमारे भूगोल में अध्ययन करना। समाजशास्त्र में देखिए बच्चों, तो सामाजिक क्रियाएं होती हैं, जैसे पूजा पाठ, जिसमें हम क्या देखते हैं बच्चों, हम पहाड़ों की, मैदानों की, नदियों की, यहां तक कि पशुओं की, इन सब की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो ये पहाड़, मैदान, नदियां किससे जुड़ी हुई है? भौगोलिक चिंतन या भौगोलिक तत्व, जैसे भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल से जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे रीति रिवाज, आपने देखा होगा बच्चों, रीति रिवाज हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का पक्ष है। आपने देखा होगा भूगोल के अंदर भी हम आदिवासियों की, जैसे हमने सहर जनजाति, भील जनजाति, मंगोल जनजाति, इन सब के सामाजिक रीतियों के बारे में जानकारी है। किस तरह वो रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन होता है। तो वो किस में लेते हैं? समाजशास्त्र में रीति रिवाज, ठीक है, खान पान, वस्त्र, ये सारी क्रिया किस में आती है? समाजशास्त्र के आती है। ठीक है बच्चों, अब अपना एक बिंदु है राजनीतिक विज्ञान में। अब राजनीतिक विज्ञान में भूगोल के अंतर्गत राजनीतिक भूगोल का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण है? राजनीतिक भूगोल, जिसमें राजनीतिक क्षेत्र, सीमा, राजनीतिक सीमा, निर्वाचन प्रक्रिया, और विभिन्न प्रकार की पार्टियां, इन सब का अध्ययन हम राजनीतिक भूगोल में लेते हैं। जो किसका भाग है? राजनीतिक विज्ञान का। किसका भाग है? राजनीतिक विज्ञान। और आपको पता ही है तुलनात्मक राजनीति के जनक कौन है? तो वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। याद रखना, तुलनात्मक राजनीति के जनक कौन है? तो अरस्तु। कौन है? अरस्तु। फिर अपन अगला बिंदु लेते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? तो हमेशा पहले अर्थशास्त्र की आपको परिभाषा क्या है वो जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों, जब अर्थशास्त्र की बात आती है तो 3 बिंदु का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से उन्हीं 3 बिंदु पर टिकी है। यदि वो 3 बिंदु आपको मालूम नहीं तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, अर्थशास्त्र का जो ज्ञान है वो अधूरा है। पहला बिंदु, उत्पादक
को अधिकतम लाभ, उत्पादक को अधिकतम लाभ। दूसरा, उपभोक्ता को संतुष्टि। तीसरा, समाज या देश आर्थिक कल्याण। यदि ये तीन पहलू का आपको ध्यान रहेगा तो आप अर्थशास्त्र का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा। जैसे उत्पादक को अधिकतम लाभ, आप स्वयं अपने आप को एक उद्योग फैक्ट्री के मालिक मान लो बच्चों। क्या मान लो बच्चों अपने आप को एक उद्योग मालिक के मालिक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप एक पेन निर्माणकर्ता कंपनी के मालिक हो, ठीक है। आपने पेन बनाया और वो जब पेन सेलिंग करते हो आप, और उस पेन को सेलिंग करने से पहले आप क्या देखते हो, उसकी लागत कीमत। क्या देखते हो, लागत कीमत। अब लागत कीमत क्या है, जो उस पर हमने खर्च किए। मान लो और लागत कीमत आ गई यहाँ पे 2 रुपए। कितने आ गए, 2 रुपए। और आप जब उस पेन को सेलिंग कर रहे हो और उसको यदि आप 2.5 रुपये में, कितने रुपए में, 2.5 रुपये में सेलिंग कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लाभ। यदि अपन उसी को 1 रुपये 80 पैसे में सेलिंग कर रहे हो, तो लागत आई 2 रुपये और सेलिंग कितने में करो, 1 रुपये 80 पैसे, तो आपको क्या होगा, घाटा होगा। तो आप बताइए, जब आप घाटा होगा तो क्या आपको संतुष्टि मिलेगी? क्या आप फैक्ट्री चलाओगे? क्या फ्यूचर में इस तरह का उत्पादन करने की आप कल्पना करोगे? नहीं। क्यों? घाटा आपको संतुष्टि खो देता है। क्या कर देता है, संतुष्टि खो देता है, और वो फैक्ट्री क्या हो जाती, बंद हो जाती। क्या हो जाती, बंद हो जाती। तो पहला बिंदु समझ आ गया बच्चों। अब दूसरा, उपभोक्ता को संतुष्टि। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप आप लेकर गए चावल, मान लो क्या लेकर गए, चावल। चावल लेकर गए आप और आपने चावल की खिचड़ी बनाई। क्या बनाई, खिचड़ी। और आपने बड़े टेस्ट के साथ उसको खाया और मन भर गया, तो आपका क्या हुआ, संतुष्ट हुआ। चाहे वो रुपए 5 रुपए ज्यादा दिए हो, 5 रुपए कम दिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि आपको संतुष्टि होगी तो आपका क्या होगा, संतुष्टि हुई तो वो वस्तु और बार बार खरीदेंगे और फैक्ट्री मालिक वो चावल को बार बार सेलिंग करेगा। तो उसको भी, फैक्ट्री मालिक को भी संतुष्टि और आपको भी संतुष्टि। जब इन दोनों की संतुष्टि ही देश और समाज के कल्याण का निर्माण करता है। किसका करता है, देश और समाज के निर्माण का कल्याण करता है। जैसे दोनों की संतुष्टि से उद्योग भी चलेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों की संतुष्टि बनी रहेगी, जिससे देश का क्या होगा, विकास होगा। तो ये है अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। अब आपसे पूछ ले, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक, तो अर्थशास्त्र के जो जनक है वो है कौटिल्य कहो या चाणक्य कहो या अरस्तु कहो। ये कौन है, अर्थशास्त्र के जनक है। कौन है, अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं जनाकी। जनाकी क्या है, जनाकी होती क्या है, उसके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। देखो बच्चों, जब जनाकी की बात आती है तो उसमें जनसंख्या भूगोल का जो है उसका अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, जनसंख्या भूगोल का। और जनसंख्या भूगोल के बारे में आपको यदि विश्लेषण के साथ जानकारी प्राप्त करनी होगी वो 12th क्लास में। कब, 12th क्लास। फिर भी हम जो जनसंख्या या जनाकी भूगोल के बारे में देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसके ज्ञान होना जरूरी है। जनाकी से आता है जनसंख्या। क्या आती है, जनसंख्या। तो सबसे पहले जनसंख्या क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये तो वैसे तो 12th क्लास में आपको 3 लेसन इससे संबंधित पढ़ने पड़ेंगे। इंडियन पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड राजस्थान पॉपुलेशन, अर्थात भारतीय जनसंख्या, विश्व जनसंख्या और राजस्थान जनसंख्या। तो इसलिए ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है 12th क्लास के नजर से।
और भूगोल का जो भाग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? जनसंख्या। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? जनसंख्या। अब पूछते हैं जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण पूछा जाए क्या होता है? वितरण का अर्थ यदि बच्चों देखते हैं तो होता है फैलाव। कहां कहां लोग फैले हुए हैं, किस किस जगह पर फैले हुए, किस जगह पर नहीं फैले हुए, ये सारा हम किस में देखेंगे? वितरण में। तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि किसी विदेश के अलग अलग जगहों पर निवास करने वाले लोगों का प्रारूप क्या कहलाता है बच्चों? जनसंख्या वितरण। जैसे आपने विश्व के आधार पर देखते हैं तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर निवास करती है। फिर सबसे कम की बात आए तो हमारे दूरी प्रदेश हैं या मरुस्थलीय प्रदेश हैं, वहां पर निवास करते हैं। इसका मतलब हुआ कि सभी जगह पर जनसंख्या एक समान नहीं पाई जाती। ये सब हम किसके माध्यम से जान सकते हैं? जनसंख्या वितरण। फिर इसके अंदर यहाँ पे एक और आता है टॉपिक जनसंख्या घनत्व। अब इसके बारे में पूछते हैं क्या होता है जनसंख्या घनत्व। तो इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। तो आपको बच्चों अब जनसंख्या घनत्व की परिभाषा पता चल गई। किसकी पता चल गई? जनसंख्या घनत्व। तो इसके अलावा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि दर, ये सारे के सारे टॉपिक हम किसमें पढ़ते हैं? जनाकीय या जनसंख्या भूगोल। तो जनाकीय भूगोल में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, लिंग अनुपात और जनसंख्या संबंधी किए जाने वाले व्यवसाय, ये सारे के सारे जो प्रारूप है बच्चों वो किसमें आ जाते हैं? जनाकीय में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? जनाकीय। फिर है सामाजिक के साथ यथार्थ का अध्ययन होता है। अगला बिंदु भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हैं। भूगोल के अंदर देखा जाए तो सामाजिक जो विषय हैं उनके अलग अलग जो भाग है जो अन्य विषय से जुड़े हुए हैं वो भूगोल के साथ आपस में बड़ी मित्रता मतलब घनिष्ठता के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अब मैं दिया हुआ है राजनीतिक भूगोल, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी कि राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक सीमाओं के बारे में, क्षेत्र के बारे में, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में, राजनीतिक पार्टियों के बारे में और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हम राजनीतिक भूगोल में अध्ययन करेंगे। फिर आर्थिक भूगोल में, आर्थिक भूगोल के अंदर हम उस क्षेत्र में किए जाने वाले आर्थिक रोजगार, उद्योग, खनिज, ये सारे जो टॉपिक हैं वो किसमें पढ़ेंगे? आर्थिक भूगोल। अब आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि आर्थिक भूगोल क्या है? आर्थिक भूगोल क्या है? ठीक है। अब देखो आर्थिक भूगोल का अंदर सीधी सी याद रखना बच्चों कि जिसमें आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो जानकारी देते हैं उस भूगोल को हम क्या कहते हैं? आर्थिक। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो हमें जानकारी देते हैं वो कौन सा भूगोल हुआ? आर्थिक भूगोल। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने पढ़ा आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं।
ये 12th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी बार इससे 12th बोर्ड क्लास के अंदर सवाल पुटअप भी हुआ है। अब आर्थिक क्रिया क्या होती है वो देखिए। ऐसी क्रिया जिनको करने से रोजगार की, या कोष्टक में रोजगार की जगह अपन क्या लिख सकते हो, आय, मनी, आय की प्राप्ति होती है। ऐसी क्रिया जिसको करने से किसकी प्राप्ति हो, आय की प्राप्ति हो, वो क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया। मैं बच्चों बता देता हूं, जो मैं वर्तमान में जो एक टीचर के रूप में जो आपको सेवाएं दे रहा हूं वो भी किसका भाग है, आर्थिक क्रिया का ही भाग है। क्यों, मैं आपको सेवा के बदले क्या लेता हूं, पैसा लेता हूं। क्या लेता हूं, पैसा। और जो पैसा लेने की जो प्रवृत्ति आ जाती है वो हम किसमें पढ़ेंगे, आर्थिक क्रिया में। अब आपसे पूछ ले बच्चों कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो आर्थिक क्रियाओं के प्रकार के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले आपने 10th क्लास में कितनी पढ़ी वो याद रखिए। 10th में आपने पढ़ी 3 क्रियाएं। पहली प्राथमिक, दूसरी द्वितीय, ठीक है, तीसरी तृतीय। ये आपने 10th क्लास तक पढ़ी। कितने तक पढ़ी, 10th। प्राथमिक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं उनका सीधा ही उपयोग में लिया जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, प्राथमिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं उनका सीधा ही उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन लेते हैं दूध। क्या है, दूध। आर्थ गैस जिसमें हम सीधे ही पीने में काम, दूध आता नहीं आता बच्चों, सीधे ही पीने में काम आता है, सीधे ही पीने में काम आता। तो सीधा पीने के कारण ये क्या हो गया, प्राथमिक क्रिया। क्या हो गई, प्राथमिक क्रिया। फिर अपन लेते हैं द्वितीय क्रिया। इसमें थोड़ा सा अंतर है। प्रकृति से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं उनको मशीनरी द्वारा रूप परिवर्तन करके मूल्यवान बनाकर उसका उपयोग में लिया जाता है। प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं पदार्थ उसका रूप परिवर्तन करके उससे मूल्यवान बनाकर उसका उपयोग होता है, वो क्या होगा, द्वितीय क्रिया। अगले है तृतीय क्रिया। सेवाओं से संबंधित होने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, तृतीयक क्रिया। जैसे डॉक्टर है, मास्टर है, वकील है, ये सारे क्या है, तृतीय क्रिया के ही उदाहरण हैं। ये बात हुई हमारी 10th क्लास। जब आप 12th में आओगे इसकी 2 क्रियाओं के भाग जुड़ जाते हैं। कौन से, चतुर्थ व पंचम। चतुर्थ व पंचम। उस तकनीकी शोध अनुसंधान संबंधी जो क्रिया है या उच्च विचारों से संबंधित क्रियाएं वो सारे चतुर्थ और पंचम के अंदर आती है। तो आपको पता चल गया बच्चों आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। फिर आपको पता ही है खनिज, आपने खनिजों को पढ़ा होगा, धात्विक, अधात्विक, लौह, अलोह, इस तरह बहुत सारे खनिजों के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं जो हम आर्थिक भूगोल में इसका अध्ययन करते हैं। अब अगला जनसंख्या भूगोल। अब जनसंख्या भूगोल के बारे में हमने विश्लेषण के साथ अभी अध्ययन किया है। अधिवास भूगोल क्या है, अधिवास। पहले तो आपको पता होना चाहिए अधिवास क्या है, अधिवास क्या है। तो अधिवास की जो पहले आपको परिभाषा मालूम होनी चाहिए, अधिवास किस काम में आते हैं वो मालूम होना चाहिए। तो अधिवास की जो परिभाषा है बहुत ही सिंपल है बच्चों। यदि अपन नॉर्मल विचारधारा से देखें तो किसी क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनी संपत्ति व जान की सुरक्षा के लिए बनाए गए 8 से 10 गिरोह का समूह क्या कहलाता है, अधिवास या बस्ती भी इसको कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है बच्चों, बस्ती। किसी क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनी संपत्ति व जान की सुरक्षा के
लिए बनाए गए 8 से 10 घरों के समूह क्या कहलाता है? बस्ती कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, अब अधिवास के प्रकार आपने ग्रामीण और नगरीय दो अधिवास पढ़े होंगे। कितने? ग्रामीण और नगरीय दो प्रकार के अधिवास होते हैं। फिर हम ग्रामीण अधिवासों के प्रकार अलग है और नगरीय अधिवासों के प्रकार अलग है। फिर हम अधिवास को और डीपली पढ़ते हैं तो ज्यामितीय आकृतियां जैसे टी आकार, वाई आकार, वर्ताकार, आयताकार, इस प्रकार की आकृतियों के भी क्या होते हैं? वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? वस्तुओं का वर्गीकरण। और फिर हम वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया, वस्तु की प्रमुख समस्या, वस्तु की समस्याओं का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, इन सारे तत्वों का अध्ययन हम किसमें करेंगे? अधिवास भूगोल में। ये भी आपके जो 12th क्लास है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आदि विषयों का घनिष्ठता से जुड़ो। आगे राजनीतिक शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या और प्रभुसत्ता के विश्लेषण है। और राजनीतिक शास्त्र के अंदर अपन देखते हैं उस राज्य के जो क्षेत्र है उनका विश्लेषण करते हैं। किस राज्य किसकी सीमा कहाँ लगती है, कितना क्षेत्रफल है, किस देश की सीमा किससे लगती है, कितना क्षेत्रफल है, ये सारा। जनसंख्या कितनी है वो, और प्रभुसत्ता मतलब उनकी जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करना उस देश की प्रभुसत्ता का ही महत्वपूर्ण योगदान या भाग होता है। अगला बिंदु, जबकि राजनीतिक भूगोल एक इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करा। जबकि राजनीतिक भूगोल है वो एक इकाई के रूप में उस राज्य के बारे में और उस राज्य की जो जनसंख्या का जो व्यवहार है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है बच्चों, अगला बिंदु, अर्थशास्त्र का मूल विशेषता उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग है। क्या है? उपभोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था बच्चों? उपभोग। तो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे तो उस क्षेत्र की जो इकाइयां, उत्पादन इकाइयां, उनके बारे में, वो उत्पादन इकाई का वितरण कहाँ होता है उसके बारे में, विनिमय लेन देन कितना होता है उसके बारे में, और लोगों द्वारा उसका उपभोग कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में इस हम अर्थशास्त्र के मूल भाग के अंदर पढ़ते हैं। और फिर मैंने अर्थशास्त्र क्या होता है उसकी परिभाषा बताई है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारे इस टॉपिक का जो अंतिम बिंदु है बच्चों वो है जनसंख्या भूगोल जनांक से निकटता से जुड़ा हुआ। और जनसंख्या भूगोल है वो जनांक से क्या होता है? निकटता जुड़ा। अब जनांकीय में क्या होता है बच्चों? एक जनांकीय संक्रमण चक्र होता है जो 12th क्लास में आप पढ़ोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनांकीय संक्रमण चक्र में क्या होता है बच्चों वो थोड़ा सा समझ लो। जनांकीय संक्रमण चक्र में दो समय अवस्थाओं की जानकारी देता है। पहले लोग क्या करते थे, कैसे थे, और वर्तमान में कैसे है। उसमें क्या होता है बच्चों? देखिए, जनांकीय संक्रमण के अंदर प्राचीन काल में जो लोग होते थे वो गांव में रहते थे, आपको भी मालूम है, और खेतों में कार्य करते थे और ज्यादातर क्या थे? अशिक्षित थे। लेकिन समय के साथ वो उन्नति करके कहा चले गए? शहरों में चले गए, पढ़ लिख गए और उद्योग धंधा और अलग अलग प्रकार की नौकरियां करने लगे। जब वो गांव में थे, अशिक्षित होने के कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या थी? उच्च थी। लेकिन जब शहर में आए तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो गई? निम्न। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जनांकीय संक्रमण चक्र। क्या कहेंगे? जनांकीय संक्रमण चक्र। और भारत के अंदर जनांकीय संक्रमण चक्र कितनी अवस्था दी गई है? 5 अवस्था, जो आप 12th क्लास के अंदर जो लेसन है जनसंख्या उसके अंदर आप उसका अध्ययन करोगे। इस तरह बच्चों मैंने आज आपको सामाजिक विज्ञान और भूगोल के बीच में क्या संबंध है, सामाजिक भूगोल और विज्ञान किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, इनको क्यों अलग नहीं किया जा सकता, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। बच्चों अगला जो वीडियो होगा उसमें हम विभिन्न प्रकार की जो भूगोल से जो शाखाएं हैं जो अन्य विषयों से जुड़ी हुई हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।